हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के बैंकिंग अवेयरनेस क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम इस सेगमेंट को कवर करते हैं और वो भी हंसते मुस्कुराते साथ ही एक जोरदार अंदाज में। जी हाँ दोस्तों, चलिए लगाते हैं सवालों की झड़ियां एक एक करके। तो भाई, पहला सवाल इस कड़ी में ये है कि सिक्योरिटी अपैलेट ट्रिब्यूनल का निर्माण सेबी एक्ट 1992 के किस सेक्शन के तहत किया गया है? आंसर होगा सेक्शन 15 के। देखिए दोस्तों, आपसे एक सवाल इसके बारे में और पूछा जा सकता है। ये जो बॉडी है सिक्योरिटी अपैलेट ट्रिब्यूनल सैट, ये किस तरह की बॉडी है? आंसर होगा स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है विधायी निकाय। ठीक, चलिए अगले सवाल की पेशकश की जाए। तो अगला सवाल है, AEPS का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सेबी के कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला काम है स्टॉक एक्सचेंजेस के कानूनों को मंजूरी देना। दूसरा काम वित्तीय मध्यस्थों के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करना। और तीसरा काम कुछ प्रसिद्ध कंपनियों को अपने शेयर्स को एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजेस में सूचीबद्ध करने के लिए बाध्य करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सेवा भारतीय पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दी जाती है? चलिए अब हम कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं और उसके बाद आप एक ऑप्शन को हमें बताएंगे। ठीक है, चलेगा? अच्छा जी, आप कह रहे हैं दौड़ेगा, तो चलिए हमें भी शर्त मंजूर रही। ऑप्शन ए है बचत बैंक योजना। ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड की खुदरा बिक्री। ऑप्शन सी न्यायिक स्टाम्प पत्रों की बिक्री। ऑप्शन डी जीवन बीमा कवर। या ऑप्शन ई डिमांड ड्राफ्ट। क्या लगता है? वेरी गुड, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना ऐसी सेवा है जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दी जाती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग की उपयोगिता क्या है? आंसर ऋणदाता को ऋण देने से पहले उसकी रेटिंग करना। ठीक है, जैसे मान लो हम किसी को लोन देने जा रहे हैं और अब जब लोन देंगे तो हमें रिकवरी भी वापस चाहिए उससे। ठीक है, भरपाई भी चाहिए। तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका रिकॉर्ड क्या रहा है। तो जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम होता है वो कैसे होता है? रेटिंग के थ्रू होता है। ठीक, क्रेडिट रेटिंग के थ्रू। ठीक है, ये है इसकी उपयोगिता, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कर्ज जो शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट लिए जाएं, तो ऐसे कर्ज सिक्योरिटीज की वस्तु के रूप में ना होने के कारण कितने रुपए से अधिक नहीं हो सकते हैं? आंसर 20 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकते। देखो, शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट आप कर्ज ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर्ज दो फॉर्म्स में हो सकते हैं। एक है मटेरियलाइज्ड फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के रूप में हो सकते हैं। ठीक, और एक होता है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, जैसे कागज का एक आपको पर्चा मिल गया। ठीक है, तो जैसे मान लो कि किसी वस्तु के फॉर्म में है या किसी वस्तु के रूप में है ऐसे कर्ज, तो इसको 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 लाख रुपए से अधिक ऐसे कर्ज को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वस्तु के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वस्तु के रूप में नहीं है इस तरह के कर्ज, तो इनको 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ गए? अगर वस्तु है कोई चीज जिसको हमने सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शेयर्स के अगेंस्ट लिया हुआ है, तब वो
10 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है, और अगर वस्तु नहीं ली है तो इस तरह की स्थिति में 20 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज वो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण करता है और उसकी कीमत की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ब्याज दर में वृद्धि करता है? आंसर है मौद्रिक नीति या मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कह रहा है ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण करता है और उसकी कीमत की स्थिरता को बनाए रखने के उद्देश्य से ब्याज दर में वृद्धि करता है? तो ये क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है? मॉनिटरी पॉलिसी, या जिसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की छुट्टियों से संबंधित प्रावधान किस अधिनियम में किए गए हैं? आंसर होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। किसमें? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट, इंडियन कॉरपोरेट डेब्ट मार्केट के नियंत्रण का दायित्व किस संस्थान के कंधों पर होता है? आंसर है सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कंधों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी स्वैप से किस प्रकार का प्रबंधन किया जा सकता है? आंसर, अलग अलग देशों में कैश के प्रवाह को बढ़ाने से संबंधित प्रबंधन। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि कोई भी इंडिया टू श्रीलंका, इंडिया टू बांग्लादेश, इंडिया टू फ्रांस, सब जगह कैश फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए क्या किया जाता है? करेंसी स्वैप फैसिलिटी को अपनाया जाता है ताकि अलग अलग देशों में कैश फ्लो अच्छी तरीके से बढ़े। ठीक, नेक्स्ट, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं? तो देखो, पहली सेवा है कैश डिपॉजिट यानी कि कैश को जमा करने वाली सेवा। दूसरी है कैश विड्रॉल, कैश या पैसे को निकालने की सेवा। तीसरी है बैलेंस इंक्वायरी, कितना पैसा आपके खाते में है वो आप जान सकते हैं। चौथा है आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, यानी कि एक आधार से दूसरे आधार में आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, जितना पैसा लेन देन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऐसी एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली कौन सी है जिसमें सभी लाभार्थी ग्राहक ऑनलाइन के साथ साथ एजेंटों के नेटवर्क्स के जरिए अंतर परिचालन बिल भुगतान की सुविधा पा सकेंगे? आंसर होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक, इसके तहत ग्राहकों को इस तरह की सेवा मिल सकती है कि ताकि भाई ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकें, या फिर भाई अगर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उनके पास नहीं है तो वो चले जाएं सेंटर पे, वहां पे पेमेंट कर दें, जिस भी सेवा को उनको शुल्क देना है वो कर दे वहां से वो। ठीक, नेक्स्ट, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट बनने के लिए किसी भी बैंकिंग या गैर बैंकिंग संस्थान को किस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना आवेदन देना होगा? आंसर है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत ऐसा करना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था भारत बिल पेमेंट
सिस्टम की केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करती है? आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सी संस्था है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, शुरुआती दौर में भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किन सेवाओं का भुगतान किया जा सकेगा? आंसर है टेलीफोन बिल का भुगतान किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया जा सकता है और डीटीएच सर्विस के लिए बिल का भुगतान किया जा सकता है। अभी तो फिलहाल ये 3 सेवाएं हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में और सेवाएं भी बढ़ेंगी इस पेमेंट सिस्टम के तहत। ठीक है, शुरुआत में ये ही सेवाएं हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बताई गई हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे। वो रिक्वेस्ट कुछ ये है कि दोस्तों, आप इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए। पहली तो यही बात है। दूसरा ये कि आप इस सेगमेंट को उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।